हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 12th क्लास के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वेक्टर, उसका दूसरा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि वेक्टर क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, आज हम लोग बात करने वाले हैं द एडिशन ऑफ द वेक्टर पर, ओके, और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर पर। दो कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। चलिए तो देखिए वेक्टर एडिशन में क्या कह रहा है। कहता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है b, ठीक है, ये b वेक्टर है, और यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है a। देखो एकदम आसान है वेक्टर एडिशन। देखिए क्या कर रहा है, एक वेक्टर यहाँ दिया a और एक वेक्टर दिया यहाँ पर b। देखिए क्या कर रहा है वेक्टर एडिशन में। कहता है क्या चीज़ कि आप जब भी आपको वेक्टर का एडिशन करना हो, आप दोनों में से किसी एक को पैरेलल शिफ्ट करते हुए लाओ। आपको मालूम है कि जब भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो, लेकिन पैरेलल होना चाहिए ताकि डायरेक्शन चेंज ना हो। तो उस केस में वेक्टर कभी भी बदलता नहीं है, वेक्टर सेम रहता है। चलिए देखिए, तो कहता है कि एडिशन में कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ले आओ और ऐसे ले आओ कि इस वेक्टर का जो टेल है इस वेक्टर के हेड से मैच कर जाए। तो आप देखो तो जरा, लाना जरा, ऐसे ला रहे हैं, यहाँ तक ले आए। ठीक, तो यहाँ से लाएंगे तो क्या होगा, ये वेक्टर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखें क्या हुआ, बी वेक्टर को उठा करके इसके हेड से मैच करा दिया, इसके हेड से इसका टेल मैच कर गया। अब कहता है जब ये इसका हेड और इसका टेल मैच कर जाए दोनों वेक्टर का, तो बचा क्या, इसका टेल बचा और इसका हेड बचा, और इसको आप ज्वाइन कर दो ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ज्वाइन करने से जो वेक्टर मिलेगा ना, कहता है ये वाला जो वेक्टर होगा ना, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में क्या कह रहा है, फिर से एक बार और देखिए, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ वेक्टर है p वेक्टर, यहाँ वेक्टर है q वेक्टर। कहता है इन दोनों को ऐड करना, तो कैसे करेंगे। कहता है क्या कि इस वेक्टर को आप शिफ्ट करके लाओ और इसके हेड पर रख दो ऐसे। ठीक है, ऐसे p वेक्टर आ गया। अब कहता है अब इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर दो, जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा सर, कि अगर दो वेक्टर a और b इस प्रकार से हों कि वो किसी त्रिभुज के दो एडजेसेंट साइड को किसी खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा आपको। तो दो वेक्टर ऐसे हैं जो ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को किसी खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर उनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। बात सही नहीं सही है। इस एडिशन के इस नियम को हम क्या कह सकते हैं कि देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही आप इसको ला रहे हो तो एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो अगर दो वेक्टर ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी खास ऑर्डर में, देन थर्ड साइड विल गिव यू व्हाट, द एडिशन ऑफ द वेक्टर, द सम ऑफ द वेक्टर। समझ में आ गया। दुनिया वाले इस नियम को कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ क्या चीज, वेक्टर एडिशन। समझ में आया। कोई पूछे कि क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप क्या कहिएगा कि इफ, डिफाइन कर सकते हैं, इफ क्या, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड ऑफ triangle in a particular order, then third side in reverse order represents the क्या, sum of vector। वो क्या करता है, सम ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। सर आप बता, ठीक ठाक चीज़ बता दिए कि मान लीजिए कि यहाँ से एक इस तरह से ट्रायंगल हो, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर में बी सी वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो ए सी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस चीज़ का मीनिंग भी आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया आप यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक, और यहां से यहां जाओ, आप जिस नतीजे पर पहुंचे इस पाथ से भी उसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ये
मीनिंग होता है वेक्टर एडिशन का। क्या कह रहा है कि इस रास्ते और इस रास्ते को अपनाने से जिस जगह पर आप पहुंचते हैं, AC से भी आप ठीक वहीं पर पहुंचते हैं। ये आपका वेक्टर एडिशन रिप्रेजेंट करता है इस बात को। समझ में आया कि नहीं है? मतलब दो किसी खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द सम इन रिवर्स ऑर्डर। समझ में आ गया? कहा है ये रिवर्स ऑर्डर? तो देखिए ध्यान से, ये ऐसे ऐसे और ऐसे है, इसका मतलब ये खास ऑर्डर हो गया। देखिए ये इधर इधर सबका सेंस क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि नहीं? लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो देखो क्या हो रहा है, ये दोनों तो इधर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, लेकिन ये इसका सेंस कैसा हो जा रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। मतलब ये क्या हुआ? रिवर्स ऑर्डर हुआ। तो सम जो होता है हमेशा रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है दूसरे को। ठीक है ना? अगर आप रिवर्स ऑर्डर नहीं करेंगे तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये है कहानी किसका? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। इसी तरह से एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए हमको पता है कि आप 11th क्लास के बेसिक फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर के बारे में जानते हैं, ठीक? और उसमें जो वो फॉर्मूला था ये वाला √a² + b² + 2ab cos थीटा, ये वाला काम हम थोड़ा बहुत नहीं करेंगे यहाँ पर। ये आगे के चैप्टर में कहीं हो सकता है इस्तेमाल हो, है ना? बट यहाँ पर ये उतना फॉलो मैथमेटिक्स में नहीं किया जाएगा। चलिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, कहता है क्या चीज़ कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, ठीक है, और दोनों वेक्टर यहाँ से को इनिशियल हैं, मतलब इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। ठीक, तो कहता है क्या चीज़ कि इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए क्या करो, आप पैरेललोग्राम बना दो। ठीक है, तो कहता है कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, ये A + B को रिप्रेजेंट करेगा। पूछिए कैसे? ऐसे देखिए ध्यान से, ये जो B वेक्टर अभी हम लोग सीखे कैसे एडिशन करते हैं, तो B वेक्टर को क्या करेंगे? शिफ्ट करके इसके हेड, इसका B वेक्टर का जो टेल है उसको शिफ्ट करके इसके हेड से ज्वाइन कर देंगे, तो आपका B वेक्टर डेफिनेटली इधर आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इसका बदले में कहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ से यहाँ तो बात बन जाता। मतलब यहाँ से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, कहने का मतलब है डायरेक्ट यहाँ चले जाते हैं। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला, यही सम को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा ना? ओके, तो देखिए, तो अगर ये B वेक्टर है तो शिफ्ट करेंगे बगल में, तो ये A वेक्टर B वेक्टर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? A + B को रिप्रेजेंट करेगा। बात सीखनी चाहिए। तो देखिए, तो ये क्या बन गया? अगर आप पैरेललोग्राम इमेजिन किए होते तो ये डायगोनल ही तो होता, राइट? तो कहता है क्या चीज़ कि ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि अगर वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन करके नहीं दिया हुआ है, टेल टू टेल ज्वाइन करके दिया हुआ है, तब भी आप सम को निकाल सकते हैं। जब वेक्टर इसका हेड और इसका टेल ज्वाइन है तो कौन सा लॉ लगा देंगे? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। अब दो वेक्टर का जो अगर टेल ज्वाइन है तो कौन सा लॉ लगा देंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे। बात सीखने से ये कह रहा है क्या चीज, कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ टू वेक्टर्स, ठीक, A एंड B रिप्रेजेंट्स दी क्या? एडजेसेंट sides of parallelogram, okay, then its diagonal which is co-initial with vectors represents the sum of vectors। अरे सर ये क्या बोल दिए आप? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर A और B रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को। देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कह रहा है देन इट्स डायगोनल विच इज को इनिशियल विथ वेक्टर्स। देखिए वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर के साथ को इनिशियल है, तो ये वाला होगा। को इनिशियल मतलब सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम रहे। तो ये वाला डायगोनल जो इन दोनों के साथ को इनिशियल है, वो वाला डायगोनल रिप्रेजेंट करता है क्या चीज? सम ऑफ वेक्टर्स को। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दो है, ट्रायंगुलर लॉ और वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ।
ट्रायंगुलर लॉ एकदम साधारण है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, बोले तो यहाँ से जाते हैं ना तो यूँ वहीं पहुँचते, कहने का मतलब ये है। तो टिक टिक बराबर ट्विंक, समझ में आ रहा है ना, मैंने इधर से जाके उधर जाके जहाँ पहुँचते हैं वो डायरेक्ट चल जाते तो पहुँचते, है ना। बस ये सिंपल सा लॉजिक है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। हम इस बोर्ड को साफ करना चाहते हैं, तब तक आप जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन तो हम लोग सीख लिए, और भी जैसे जैसे सवाल बनाएंगे और बेहतर होते जाएंगे हम लोग वेक्टर एडिशन में। चलिए, पहला प्रॉपर्टी कहता है वेक्टर एडिशन का, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब आप इसके ऑर्डर्स को रिवर्स कर दोगे ना सम में, तो उससे उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, तो कहता है ए प्लस बी करने पर वही आएगा जो आप बी प्लस ए करोगे, सेम टू सेम आएगा। इस चीज़ को आप विजुलाइज भी कर सकते हो। मान लो कि यहाँ एक वेक्टर है ए, ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर है बी, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ सकते हैं आप, देखो ध्यान से, जोड़ने पर ये वाला आएगा कि ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा इसको और इसको, मतलब ए प्लस बी करने पर ये वाला वेक्टर आया, ये वाला वेक्टर आया। बात सही नहीं सही है। उधर से अब बी प्लस ए करके देखते हैं कौन सा वेक्टर आता है। तो अगर ये बी है तो इसको पैरेलली इधर शिफ्ट करो, तो आपको यहाँ पर एक बी वेक्टर मिल जाएगा इसके पैरेलल, ये भी क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा, ठीक। और इस ए वेक्टर को आप ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो आपको ये वाला वेक्टर कौन सा प्राप्त हुआ, ए वेक्टर प्राप्त हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, एक वेक्टर बी है एक वेक्टर ए है, तो क्या ये उनका सम नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, यहां से आप यहां गए, यहां से आप यहां गए, आप कहां पहुंचे, आप वहीं पहुंचे जहां आप यहां से यहां चले जाते, ये सर नो, यानी कि यही वाला वेक्टर अब b प्लस ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि a प्लस बी वेक्टर और b प्लस ए वेक्टर एक ही वेक्टर है, ये सर नो। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा सर वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव नेचर का होता है। इसी तरह से दूसरा आप लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, कहने का मतलब मान लिया आपके पास तीन वेक्टर हैं, आप कर रहे हैं क्या, पहले ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और बाद में इसमें ऐड कर रहे हैं सी वेक्टर को। तो कहता है इसका रिजल्ट वही आएगा जब आप बी और सी को पहले ऐड कर लेंगे और बाद में उसमें क्या ऐड करेंगे, ए ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको भी उदाहरण से समझ सकते हैं कैसे हो सकता है ये। मान लीजिए कि आपके पास ये ए वेक्टर है, ठीक, ये बी वेक्टर है, मान लीजिए गोल नहीं है सीधा है, बी वेक्टर है, और यहाँ से मान लीजिए इधर की तरफ क्या है, सी वेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा। तो आप बताओ ये कौन सा वेक्टर हुआ, तो पहले हमको ए प्लस बी करना है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर को जोड़ने पर क्या आएगा भैया, तो ये आएगा ए प्लस बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ए प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करना है, तो क्या करेंगे बताइए, ए प्लस बी वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करेंगे तो आपको कौन सा वेक्टर प्राप्त होगा, अच्छा मतलब ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए प्लस बी करने पर और बाद में इसमें सी ऐड करने पर। हाथ में टेढ़ा हो जाएगा मेरा किसी दिन, हमको लगता है ना, सी वेक्टर। समझ में आ रहा है, अच्छा ये वाला वेक्टर आया सर, ठीक। चलिए अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है एक काम करो, पहले बी सी को ऐड करके देखो। लेट मी हैव रेड मार्कर, वहां नहीं है, यहां होगा, देखिए ध्यान से। अब कह रहा है पहले बी सी को ऐड करो आप, तो बी प्लस सी मतलब आपको कौन सा वेक्टर मिला, ये वाला वेक्टर मिला। अच्छा सर ये बी प्लस सी वेक्टर ये वाला मिला। अब कहता है क्या चीज उसमें अब आप ए वेक्टर ऐड कर दो, तो ए वेक्टर में ऐड करना है बी प्लस सी वेक्टर, मतलब अच्छा मतलब ए वेक्टर में ऐड करना है बी प्लस सी वेक्टर। तो आपको नहीं लगता है कि फिर ये दोबारा ये वेक्टर में मिल गया भैया, यानी ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस
बी प्लस सी वेक्टर को, यानी ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी ये दोनों एक ही वेक्टर हुए। ऐसा नो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए एसोसिएटिव। तीसरा हमारे पास कहता है क्या कि हर एक वेक्टर के लिए कोई ना कोई ऐसा एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आप बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है फॉर एग्जांपल कोई 5 है तो कहता है इस 5 के लिए दुनिया में एक -5 जरूर एग्जिस्ट करता है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। देन दिस -5वां इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में तो क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड करने पर उसको 0 बना दे, पूरा सम को 0 बना दे। देन दिस नंबर हुआ जिसको ऐड किया गया है, जो 0 बनाने का काम कर रहा था, दिस नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो कहता है क्या चीज कि हर एक वेक्टर के लिए, है ना, कहता है क्या चीज, फॉर एवरी वेक्टर AVERY, एवरी वेक्टर, है ना, कहता है देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स समझ में आ रहा क्लियर है, जिसको जोड़ने पर क्या होगा, दोनों को ऐड कर देने पर क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए लेट वी हैव वेक्टर ए, ठीक है, तो जो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए होगा ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए जो होगा वो कहलाएगा माइनस है। क्यों, क्योंकि जरा इसमें आप ऐड करके देखो, इसको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो अगर आप ए में ऐड करते हो माइनस ऑफ ए को तो क्या आंसर देगा, ये 0। समझ में आया, यस और नो, वेरी गुड। कैसे कैसे, a प्लस ए माइनस ए करने पर 0 क्यों आता है, सोचो जरा। ये आपका वेक्टर है a, ठीक, तो माइनस ए वेक्टर किधर होगा, तो माइनस ए वेक्टर होगा डेफिनेटली पीछे की तरफ, बिल्कुल पैरेलल होगा इसके। अब ऐड करना है तो क्या करोगे, इस वेक्टर को उठा इसका टेल इसके हेड पर रखोगे, रखो तो जरा क्या हो रहा है, जैसे ही इसका टेल इसके हेड पर रखोगे, दोनों एक ही साथ रखा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, गैप नहीं है बीच में, है ना, दोनों एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो देखो यहां से आप यहां पर, यहां से यहाँ फिर यहीं पे चले गए, तो आपका नेट वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, तो 0 हो गया, राइट। यानी कि ए में माइनस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0। तो दिस माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस ए वेक्टर। बात सही है। चलिए उसी तरह से कहता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तीसरा नंबर था, रोमन संख्या में लिखा है तो ऐसे लिखे 3 तो गुण का डाल के। अच्छा जी, चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर एवरी वेक्टर, ओके, देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर में ऐड करने पर उसके सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, वो बिल्कुल सेम टू सेम रह जाए। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि जरा 5 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि आंसर फिर से 5 एकदम आइडेंटिकल ही आंसर आ जाए, तो आप कहो क्या चाहिए, अरे भैया ये तो 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, है ना। देन दिस 0 इज कॉल्ड व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी। काहे, क्योंकि इसको ऐड करने पर इसके आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये 5 का 5 ही रह गया। वही कह रहा है हर वेक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। यानी कहने का मतलब है क्या चीज कि जो आपका 0 वेक्टर होगा ना, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास एक वेक्टर है a, इसमें अगर आप 0 वेक्टर ऐड करते हो तो फिर से आपको क्या प्राप्त होने वाला है, a वेक्टर प्राप्त होने वाला है। यानी कि 0 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हुआ जिसको a में ऐड करने पर a की आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देन दिस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अगला आपका है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या कह रहा है, कहता है क्या चीज़ कि मान लो आपके पास एक वेक्टर है यहाँ पर a, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ से b। दूसरा वेक्टर है आपके पास b, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, है ना।
मतलब कहीं अगर ऐसा कुछ लिखा है इसका मतलब क्या है, वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है हमको ए में से बी को घटाना है। तो कहता है क्या चीज़ सब्ट्रैक्शन के बारे में कि ये बड़ा आसान काम है। कहता है क्या चीज़ कि ए माइनस बी करने से अच्छा है एक काम करो, ए वेक्टर में ऐड कर दो बी को पलट के। देखो क्या इसको ऐसा लिखा सकता है इसको, क्योंकि माइनस प्लस गुना फिर ए माइनस बी आ जाएगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है आपको कि ये काम करो ना, सब्ट्रैक्ट करने से अच्छा है कि भैया बी को पलट दो, ए में ऐड कर दो। देख रहे हैं ना सब्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, यस ए माइनस बी को ऐसा भी लिखा जा सकता था, बिल्कुल लिखा जा सकता था। अब ए माइनस बी का इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है क्या चीज़ कि बी को उल्टा कर दो भैया और ए में ऐड कर दो, अपने आप ए में से बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, इट्स अ वेरी कूल आइडिया। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि बी को हम क्या करेंगे, कहाँ गया लाल मार्कर, बी को हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, आप सीधा ऐसा पलट देंगे इधर, तो बी कहाँ जाएगा भैया, अरे रे बड़ा दिक्कत है। अच्छा, बी वेक्टर कहाँ आ गया, पलट के यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा वेक्टर आ गया, माइनस ऑफ बी वेक्टर आ गया। अब कह रहा है इन दोनों को ऐड कर दो, तो वेक्टर एडिशन कैसा होगा, यहाँ से यहाँ गए ट्वी ट्वी, कहने का मतलब है आप यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यानी दिस विल रिप्रेजेंट क्या चीज़, द ए माइनस बी वेक्टर। असल में किसको रिप्रेजेंट किया, असल में रिप्रेजेंट किया ए प्लस ऑफ माइनस बी को, जिसका अर्थ क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो जब भी हमको वेक्टर को घटाना हो क्या करेंगे, एक वेक्टर जिसको घटा रहे हैं उसको उल्टा करके इसमें ऐड कर देंगे, समझ में आया। ये आपका कहलाएगा क्या चीज़, द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आप डिफाइन कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ओके, विथ द अपोजिट ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ठीक है। आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन को एकदम शॉर्टकट डेफिनेशन, जरूरी नहीं है कि आप इसको फालतू का डिफाइन करते रहें। क्या कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ, है ना, ऑफ टू वेक्टर्स लिखो आप, ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द सम ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the opposite of क्या चीज, सेकेंड वेक्टर। समझ में आया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपके लिए एक बेसिक सा सवाल ले रहे हैं फटाक से। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो एग्जाम्पल हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पर। पहला कह रहा है कि एफ ए बी और सी तीन वेक्टर्स हैं, राइट, और बोलता है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल को वो भी किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। कहता है तो साबित कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी करने पर 0 आएगा। कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को किसी खास ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब कैसा होगा, वो ज्योमेट्री बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर ए वेक्टर होना चाहिए, अच्छा, यहाँ पर बी वेक्टर होना चाहिए, अच्छा, और सी वेक्टर और इसी ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सी वेक्टर इधर है, दिस इज योर सी वेक्टर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। कहता है कि सबको जोड़ने पर तो 0 आएगा, ये साबित कीजिए। तो इसके दो तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका देखिए क्या कह रहा है, आप बताओ हमको ए और बी को ऐड करने से आपको कौन सा वेक्टर प्राप्त होगा। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकते हैं कि अच्छा सर ये प्लस ये बराबर ये वाला वेक्टर, ऐसे टीढ़ा नहीं है, सीधा है, आपको दिखाने के लिए उसका किया गया है। अच्छा सर ये वाला वेक्टर आ रहा है, सर हमको तो लग रहा है ये सी का उल्टा वेक्टर आ रहा है, मतलब माइनस सी आ रहा है, राइट अराउंड। अच्छा सर मतलब यहाँ पर वेक्टर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया गया है, जिससे वो प्राप्त हुआ है ए प्लस बी करने से माइनस सी प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तो आप देखो ध्यान से, इसके या तो इसको ट्रांसफर कर दो, अपने आप 0 वेक्टर आ जाएगा, या फिर ऐसा सोचो, अब इसका एलएचएस उठा लो, एलएचएस करो, क्या होगा, तो ए प्लस बी में का तो हमको कह रहा है सी ऐड करो, तो ए प्लस बी बराबर तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से माइनस सी वेक्टर है, मैं ऐड करने वाले हैं सी वेक्टर। आप ही बताओ क्या प्राप्त होगा, 0 वेक्टर, जो कि क्या आ गया, आरएचएस। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसे ए बी और फिर वहाँ से सी पर आ गया, तो आप सोचो कि जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, है ना।
तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है कि नहीं, जीरो है ना। तो जब भी आप इस तरह से कोई क्लोज ज्योमेट्री बना दो किसी खास ऑर्डर में, एकदम क्लोज ज्योमेट्री होना चाहिए और वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, तो रिजल्टेंट हमेशा ही कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से आप कोई दूसरा फिगर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, अगर आपसे कोई कह दे आपके पास पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, सब स्पेसिफिक ऑर्डर में लिया गया है ऐसे। तो आप बताओ ए प्लस बी वेक्टर बराबर कौन सा वेक्टर आ गया, ये वाला वेक्टर आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर क्या हो गया, मतलब इसमें इसको ऐड करना है तो कौन सा वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, ये वाला वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी क्लोज ज्योमेट्री हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ गए, टिक टोक पीक पोंक, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सबका, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, यानी कि आपको आपके चलने का कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब आपका सारा काम व्यर्थ चला गया, घूम घाम के वहीं पहुँच गए, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। जब भी इस तरह से क्लोज ज्योमेट्री आए समझ जाना है क्या चीज़, वो जीरो वेक्टर है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है क्या चीज़ कि इफ P1 P2 P3 P4 चार बिंदु हैं कहाँ, किसी प्लेन में, कहता है एंड O इज द ओरिजिन। अच्छा, O ओरिजिन है, ओहो, मतलब बिंदु कहाँ होगा, ये O होगा। ये मान लीजिए यहाँ पर भैया P1 पॉइंट हो गया, यहाँ पर भैया थोड़ा नज़दीक रखो, ज्योमेट्री बनाने में अच्छा रहेगा। P1 पॉइंट हो गया, यहाँ कोई P2 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ कोई P3 पॉइंट हो सकता है ओरिजिन के चारों तरफ, यहाँ कोई P4 पॉइंट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से। तो आप बताओ इसमें कौन कौन सा वेक्टर चाहिए। सबसे पहले आपको OP1 वेक्टर चाहिए, तो वो किधर होगा, तो OP1 वेक्टर आपको ये रहा, दिस इज योर OP1 वेक्टर, यस और नो। अच्छा, उसके बाद वेक्टर चाहिए आपको P1 P2 वेक्टर, तो P1 से P2 की तरफ वेक्टर, तो इसका मतलब वो ये वाला वेक्टर हुआ। ठीक है, आप बताओ हमको, तो आप बोलो P1 और P2 को जोड़ने पर, P1 और P2 को जोड़ने पर कौन सा वेक्टर प्राप्त होगा। तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ने पर तो ये वाला वेक्टर प्राप्त होगा, है ना। मैंने हम कह सकते हैं कि अच्छा सर हाई दोनों का अगर क्रियाक्रम किया जाए तो क्या प्राप्त हुआ, OP2 वेक्टर प्राप्त हुआ। इसमें ऐड करना है क्या चीज़, P2 P3 वेक्टर को, और साथ में ऐड करना है P3 P4 वेक्टर को इसके अनुसार। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आ गया OP2 वेक्टर आ गया, बहुत बढ़िया। अब OP2 में ऐड करना है किसको, P2 P3, तो P2 P3 वेक्टर कहाँ होगा, तो P2 P3 वेक्टर यहाँ है। अच्छा, मतलब इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड करना है, और जब ऐड करोगे तो आपको ये वाला वेक्टर प्राप्त होगा। यस और नो। और कौन सा वेक्टर हुआ, OP3 वेक्टर हुआ। मतलब इन दोनों के जगह पर आप लिख सकते हैं कि भैया ये OP3 वेक्टर है, प्लस क्या करना है इसमें P3 P4 वेक्टर ऐड करना है। अच्छा, इस वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करना है सर, P3 P4। ठीक है, तो P3 P4 वेक्टर कहाँ है, वो यहाँ है। अच्छा, मतलब अब इसमें हमको ये वेक्टर ऐड करना है, तो कौन सा वेक्टर प्राप्त होगा भैया, ये वाला वेक्टर प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं इसमें क्या प्राप्त हो रहा है ऐड करने पर, OP4 वेक्टर प्राप्त हो रहा है, और ये कदों बराबर जीरो वेक्टर दिया है, यानी ये OP4 वेक्टर का जो लेंथ है वो क्या है, जीरो है। तो अगर ये इस OP4 का लेंथ जीरो हो जाए तो आप बताइए P4O के साथ कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा। इसका लेंथ जीरो कब होगा, ये इसका लेंथ जीरो तभी पॉसिबल है व्हेन O कोइंसाइड विथ P4। तो हम कह सकते हैं सिंस OP वेक्टर का लंबाई जीरो, दैट इंप्लाइज P4 मस्ट कोइंसाइड विथ क्या, मस्ट कोइंसाइड विथ, बोलिए बोलिए, O, है ना। प्रूफ्ड, एकदम आसान था। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो अगला सेट ऑफ एग्जाम्पल है। कहता है पहला में कि PO वेक्टर और OQ वेक्टर को जोड़ने पर QO वेक्टर और OR वेक्टर आ रहा है। तो कह रहा है तीनों पॉइंट कोलिनियर साबित करना है। तो पहले तो आप ज्योमेट्री को ड्रॉ करो, है ना। जब भी सवाल मिले ऐसे मुंह ताकना नहीं है सवाल को देख करके, पहले तुरंत पॉइंट मार्क करो और तुरंत ज्योमेट्री को ड्रॉ करो, और जो कह रहा है करने के लिए मतलब ऐड, उसको करके चेक करो क्या प्राप्त हो रहा है, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से,
तो अब देखिए ध्यान से, पीओ वेक्टर कौन सा होगा, इसका मतलब पक्का यहाँ कोई पी पॉइंट होगा और यहाँ कोई ओ पॉइंट होगा, तो ये क्या प्राप्त होगा, पीओ वेक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, और कहता है उसके बाद ओ क्यू वेक्टर, तो क्यू वेक्टर कहीं दूसरी जगह हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ कोई क्यू वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये रहा, तो ओ क्यू वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा ओ क्यू वेक्टर। समझ में आया? तो आप देखो इन दोनों को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा, तो सर इन दोनों को जोड़ने पर जो आपका LHS है, LHS प्राप्त हो रहा है, मतलब पीओ वेक्टर को जोड़ने पर ओ क्यू वेक्टर में प्राप्त हो रहा है कौन सा वेक्टर सर, पी क्यू वेक्टर। अच्छा, मतलब ये बराबर क्या है, तो पी क्यू वेक्टर है। ठीक है, अच्छा उसी तरह से एक क्यूओ वेक्टर, तो क्यूओ वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर एक क्यू पॉइंट होगा, यहाँ पर एक ओ पॉइंट होगा, तो इससे क्या प्राप्त हुआ, क्यूओ वेक्टर प्राप्त हुआ। और यहाँ पर पक्का कहीं दूसरी जगह आर पॉइंट होगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, इससे ओ आर वेक्टर प्राप्त होगा। तो देखो, तो आर एक्स में क्यूओ में ओ आर ऐड करना था, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कौन सा वेक्टर प्राप्त हुआ, ओ सर क्यूओ में ओ आर आप ऐड करवा रहे हो, इससे हमको क्यू आर वेक्टर प्राप्त हो रहा है ना, ये आर एच एस। अच्छा, मतलब आर एच एस के वेक्टर को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, यस। अब कह रहा है का चीज कि दोनों बराबर है, कहने का मतलब ये है कि यहां से जो वेक्टर प्राप्त हुआ पी क्यू वेक्टर और यहां से जो वेक्टर प्राप्त हुआ क्यू आर वेक्टर, ई बराबर दिया है सवाल में। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर बराबर दिए हुए हैं, इसका यह मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो देखिए क्या क्या होगा, दो तक पॉसिबिलिटी है, या तो वेक्टर एक पी पॉइंट यहां रहा होगा और क्यू पॉइंट यहां, पी क्यू वेक्टर ऐसा रहा होगा, और एक वेक्टर क्यू आर वेक्टर, तो वो क्यू आर वेक्टर यहां रहा होगा ऐसे, बिल्कुल इसके पैरेलल होगा वो वेक्टर, तभी तो दोनों बराबर दिए हुए हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होने वाले हैं, बिल्कुल पैरेलल होने वाले हैं। या फिर ऐसा संभावना है कि एक पी क्यू वेक्टर इधर रहा होगा और क्यू आर वेक्टर भी इधर रहा होगा, तभी तो तभी पॉसिबिलिटी दोनों पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, तभी दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं सेम है। मतलब बराबर वेक्टर बराबर होने का मतलब ये हुआ कि या तो इस फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो इस फॉर्म में हो सकता है। बात सही है। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों वेक्टर में क्यू पॉइंट तो कॉमन होने वाला है ना, इसका मतलब अगर दोनों पॉइंट एक ही है, इसका मतलब ये वाला वेक्टर इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा पक्का, और अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा और ये बिल्कुल अगर सेम डायरेक्शन है, मतलब स्ट्रेट लाइन हुआ, तो पी क्यू एंड आर क्या हो गए, कोलिनियर नहीं हो गए। ये समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए बी और सी, कह रहा है ड्रॉ कर दो। ये रहा मान लो ओरिजिन, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी। कहता है कि दो इसको वेक्टर ड्रॉ करना है ओरिजिन से, तो एक वेक्टर कौन सा प्राप्त होगा, ये वाला, विजिबिलिटी कम होगा हो सकता है। ये कौन सा वेक्टर प्राप्त हुआ, ओ ए वेक्टर। ये किसके बराबर है, तो ए वेक्टर के बराबर है, ये ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, उसी तरह कहता है ओ से बी को ज्वाइन करो, लो भैया कर दिया हमने, तो कह रहा है इससे तुमको बी वेक्टर प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, बी वेक्टर प्राप्त हुआ। अब कह रहा है ओ से सी को ज्वाइन करो, लो भैया कर दिया, और कह रहा है इससे तुमको ये वाला वेक्टर प्राप्त होगा, 4a माइनस 3b वेक्टर प्राप्त हुआ। अच्छा, तो कहता है क्या चीज, फाइंड AC वेक्टर। AC वेक्टर किधर, ड्रॉ कर दो आप उसको, तो AC वेक्टर तो ये वाला वेक्टर होने वाला है। अच्छा, मतलब इसका हमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब भी हम इसको फाइंड करना, देखो ये किसी ट्रायंगल का हिस्सा है क्या, हाँ सर ये बड़े वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, यानी कि इस ट्रायंगल में अगर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो उसमें AC को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, चलिए देखिए, तो इस ट्रायंगल को गौर से देखिए, इस ट्रायंगल को, इसमें क्या लग रहा है आपको, इस ट्रायंगल में लिखना पड़ेगा हमको। देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भैया, OAC। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने पर हमको प्राप्त हो रहा है कि भैया OA वेक्टर में, मतलब A वेक्टर में अगर AC वेक्टर को ऐड कर दें, A वेक्टर में AC वेक्टर को ऐड कर दें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मतलब ये वाला वेक्टर आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। A वेक्टर में
AC वेक्टर ऐड कर दें तो आपको ये वाला वेक्टर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें प्राप्त कर दिए तो ऐड कर दिए तो क्या प्राप्त हो गया? मतलब आपको 4a माइनस 3b वेक्टर प्राप्त हो गया। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ रहा है ना। चलिए, तो AC निकालना तो क्या करोगे? इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो 4 गो ए वेक्टर में से एक वेक्टर घट जाएगा तो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी वेक्टर। दिस इज योर आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? BC वेक्टर निकालना है। ठीक, BC वेक्टर कैसे निकलेगा? एकदम आसान है BC वेक्टर निकालना। कैसे? क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। पहले ड्रॉ करो। वेयर इज BC वेक्टर? अच्छा, मतलब हाई वाला वेक्टर निकालना है। हटो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, उसको हटा दो। ये वेक्टर कैसे निकलेगा? तो सोचो ये वेक्टर कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है? ये वाला ट्रायंगल का हिस्सा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल का नाम है? OBC। OBC ट्रायंगल में क्या होगा? ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। देखना है जरा क्या चीज कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर करने पर ये वाला वेक्टर मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब B वेक्टर में BC वेक्टर ऐड कर दें, B वेक्टर में BC ऐड होगा तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब 4a माइनस 3b वेक्टर मिल जाएगा। तो आपको BC निकालना तो क्या करोगे? BC इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये प्राप्त होगा 4 इंटू a माइनस बी वेक्टर। एकदम आसान है ना। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे सवाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास अगला एग्जांपल है। कहता है इफ a और b दो वेक्टर्स हैं, है ना, तो कहता है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल के सामने आता है, ये आपको बताना है। कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है इस रिलेशन का। अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप निकाल पाएंगे, ये बताना है आपको। चलिए, एकदम साधारण चीज़ है ये। सबसे पहले बताइए a प्लस बी होता क्या है? तो a प्लस बी होता है कि अगर कोई वेक्टर यहाँ पर a है, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पर b है, तो a प्लस बी का मतलब होता है कि भैया इनको आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक, और इसका जो ये डायगोनल होगा ना, का दो ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा किसको? a प्लस बी को, अगर ये b वेक्टर है तब। ठीक है, आप सोचो जरा, a माइनस बी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? a माइनस बी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये जरा ध्यान दो, ध्यान से देखना। अगर हम कहें इस वेक्टर पर आप विचार, दूसरा वाला डायगोनल पर विचार करो, क्या है? ठीक है, तो आप देखो इस ट्रायंगल, इसको डायगोनल को मान लो आप d है, फॉर एग्जांपल d वेक्टर है। ओके, तो आप ये जो d वेक्टर है कैसे निकालोगे? तो इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा, है ना। आप देखो ध्यान से, हो क्या रहा है? हो रहा है कि b वेक्टर में d वेक्टर ऐड करने पर a वेक्टर प्राप्त हो रहा है। अच्छा सर, मतलब b वेक्टर प्लस d वेक्टर करने से हमको a वेक्टर प्राप्त हो रहा है। बात सही है। तो हमको a माइनस बी चाहिए, तो क्या करेंगे? b को इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ले जा करके, तो यहाँ से a माइनस बी वेक्टर क्या प्राप्त हुआ? अच्छा सर, ये तो a माइनस बी वेक्टर जो आया ना, ये जो दूसरा का डायगोनल है, समझ में आया ना? ओ हो, मतलब ये क्या है? ये जो d वेक्टर है वो क्या है? दूसरा का डायगोनल है जो a माइनस बी है। तो a माइनस बी इज द सेकेंड डायगोनल ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम। यस और नो? और ये क्या है? फर्स्ट डायगोनल, मतलब वन ऑफ द डायगोनल, दिस इज सेकेंड डायगोनल। ओके, अच्छा, और मालूम चला कि ओ हो, मतलब ये कहानी है कि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स बराबर दिए हुए हैं। तो आप बताओ, अगर किसी पैरेललोग्राम का दो डायगोनल बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर क्या है? यहां पर इंटरप्रिटेशन से हमको प्राप्त हुआ कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या? इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि पक्का ये a और ये b रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर बराबर हो जाएं तो वो क्या हो जाता है? एक रेक्टेंगल हो जाता है। फिर हाँ, ऑब्वियसली स्क्वायर भी हो सकता है, बट इन जनरल क्या बनेगा? वो रेक्टेंगल बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि a एंड b रिप्रेजेंट्स क्या चीज? द एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल।
दिस विल बी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि जो पैरेललोग्राम होगा वो क्या बन जाएगा, वो पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, वो एक रेक्टेंगल रहेगा, ये मीनिंग है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बी सी डी वेक्टर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन वेक्टर को जो ओरिजिन से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट को जोड़ा गया है, ठीक है, तब जो वेक्टर मिलेगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि b माइनस ए करने पर c माइनस डी भी आ रहा है, तो साबित करिए ये सब एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। तो जो भी कहानी लिखा हुआ है उसको देख करके घबराना नहीं है, है ना, आपको जो भी दिया उसको पहले ड्रॉ करना है। आप बताओ, कह रहा है एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन कहीं मान लो यहाँ पर है, ठीक है, एक मान लो पॉइंट यहाँ है a, एक मान लो पॉइंट यहाँ है b, एक मान लो पॉइंट यहाँ है c और एक मान लो पॉइंट यहाँ है d। हम इसको पैरेललोग्राम का कॉर्नर ही लिए हैं, बट ये अलग भी हो सकता है, अभी हमको पता थोड़ी ना है ना, अभी हमको मालूम नहीं है कि पैरेललोग्राम का ही कॉर्नर्स हैं, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम ऐसा किए हैं। चलिए, तो कह रहा है ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर ओरिजिन से ए को ज्वाइन किया गया है, तो ये जो वेक्टर है ना, ये कहता है कदो ये ए वेक्टर है, समझ में आया? अच्छा, और उसमें ओरिजिन से बी को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है ना, वो बी वेक्टर है कदो। अच्छा, मतलब ये बी वेक्टर, यहाँ से जब इसको ज्वाइन किया जा रहा है इसको, तो यहाँ से जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है ये कौन सा वेक्टर है, दिस विल बी सी वेक्टर है। अच्छा, और इससे इसको जब ज्वाइन किया जा रहा है तो यहाँ से जो वेक्टर प्राप्त हो रहा है ये आपको डी वेक्टर प्राप्त हो रहा है। तो कहता है कुछ चीज़ कि हई जो ज्योमेट्री बना, ये वाला जो फोटो बना, ये वाला फोटो, ये का तो पैरेललोग्राम होगा, ये साबित करना है, और दिख रहा है पैरेललोग्राम की तरफ क्योंकि हमने मार्किंग वैसा किया है, बट आपको साबित करना है कि पैरेललोग्राम, ठीक। तो पैरेललोग्राम साबित करने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों साइड को क्या कर देंगे, हम पैरेलल प्रूफ कर देंगे। और पैरेलल छोड़िए, हम इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर इक्वल प्रूफ कर दें, इन दोनों वेक्टर को अगर हम क्या प्रूफ कर दें, इक्वल वेक्टर प्रूफ कर दें, या फिर इन दोनों को भी इक्वल अपोजिट वेक्टर प्रूफ कर दें, तो ये अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में अगर अपोजिट वेक्टर प्रूफ करने में कामयाब हो गए या फिर इक्वल वेक्टर प्रूफ करने में कामयाब हो गए, तो दोनों का साइड भी बराबर हो जाएगा और आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे। तो वैसा ज्योमेट्री जिसमें आमने सामने का साइड पैरेलल भी हो और बराबर भी हो, तो पक्का पैरेललोग्राम अपने आप हो जाएगा। सर, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है पैरेललोग्राम प्रूव करने का, ये जूनियर क्लास में आप सीख के आए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए, सो बताइए ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए तो आपको, अच्छा, बी ए को इन्वॉल्व भी करना है। तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये जहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखें। इस ट्रायंगल में आपको मिल रहा होगा ये जो ए वेक्टर है, जिसमें अगर हम ऐड कर दें ए बी वेक्टर को, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ से निकला कि b माइनस ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, तो ए बी वेक्टर के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए, उसी तरह से यहाँ देखिए सी डी वेक्टर कहाँ है, सी डी। अच्छा, मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करना होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन लगा दे, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी ओ, समझ आ रहा है, वेक्टर एडिशन लगा दो उसमें, ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, इसमें ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर, अच्छा, ये वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर बराबर क्या रहा है, डी वेक्टर। समझ में आया? अच्छा, या फिर आप इसको ऐसे वेक्टर इमेजिन किए होते तो क्या एडिशन लगाते हैं। हमको करना क्या है, इसको या तो अपोजिट प्रूफ करेंगे, नहीं तो इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। तो आप बताओ इस ट्रायंगल में अब इस वाले वेक्टर के लिए क्या लगाओगे, वेक्टर एडिशन। तो अच्छा सर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ओहो, मतलब डी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर। अभी हम बात करेंगे, इसको इधर भी लेकर के सवाल को बनाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसके लिए। बराबर क्या प्राप्त होगा, सी वेक्टर, डी प्लस डी सी बराबर सी वेक्टर प्राप्त हुआ। तो यहां से C माइनस डी क्या मिला, आपको मिला ये डी सी वेक्टर। हम लोग ऐसा इधर क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर C माइनस डी जनरेट करवाना था ताकि दोनों को बराबर किया जा सके, होशियारी लगाया गया है ना। चलिए, अब सवाल में देखिए, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, दिया है क्वेश्चन में बराबर है ना। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हई अपने आप बराबर नहीं हो यार, बोलो बोलो,
यानी हम कह सकते हैं यहाँ से बाई 1 and 2 एंड बाई द क्वेश्चन जो आपका ए बी वेक्टर है वो बिल्कुल बराबर हुआ किसके, वही जो भी आपका डी सी वेक्टर के। तो ये दोनों वेक्टर बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इक्वल टू डी सी भी हुआ एंड ए बी पैरेलल टू डी सी भी हुआ। तो अगर किसी ज्योमेट्री में ऐसा हो जाए तो अपने आप पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सवाल उठता है ऐसे करके सर आप क्यों चेंज कर दिए साइन अपने आप, चलो कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसे करके भी बना सकते थे। तो ऐसे करके बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, इन ट्रायंगल वही वाला डी सी ओ, क्या होगा बताइए जरा, देखिए ध्यान से, हमको तो ये वाला साइन अब नहीं लेना है, हमको अब ये वाला साइन लेना है। तो क्या होगा, सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो आप डी को इधर ट्रांसफर करो तो सी माइनस डी बराबर क्या हो गया, माइनस सी डी वेक्टर प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ ना प्राप्त। अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर बराबर है, इसका मतलब है कि ए बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर, और माइनस ऑफ सी डी वेक्टर को आप डी सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो देखो तो आप फिर से उसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच गए, ये सर नो, बहुत अच्छा, यानी कि हम साबित कर लिए कि एबीसीडी क्या होगा, पैरेललोग्राम। बेसिक क्वेश्चन था, है ना। आप इसको जल्दी से पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर हमारे क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास एक और बेसिक सवाल फिर से, है ना। कहता है ए बी पी क्यू आर 5 पॉइंट्स हैं किसी प्लेन में, तो कह रहा है तो साबित करिए कि इन सभी वेक्टर का जो सम होगा ना वो 3 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर होगा। तो पहले तो आप पॉइंट को चुपचाप ड्रॉ कर लो, है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर के लिए एक पॉइंट ए यहाँ होगा, ठीक है, आप यहाँ नज़दीक लिखो, ए पॉइंट हो गया, और यहाँ पर कोई हो सकता है बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना पी क्यू आर, जहाँ मर्जी करे आप वहाँ ड्रॉ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम आपको सिंपल ड्रॉ करके दिखाएंगे, फिर आपको कहीं भी ड्रॉ करके दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे कि अच्छा सर सब जगह रिजल्ट सेम आने वाला है। मान लीजिए कि पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा, आर पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट्स, ठीक। आप बताओ ए पी वेक्टर कौन सा है, तो ए पी वेक्टर सर, ए पी वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है। अच्छा, इसको ऐड करना है किसके साथ, इसके साथ। हमको क्या निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है ए पी में ऐड करेला है ए क्यू, इसमें ऐड करना है ए आर प्लस आर बी, ठीक है। ये सब वेक्टर को ऐड करना है ना। उसके बाद हम पी बी वेक्टर को और साथ में फिर क्यू बी वेक्टर को ऐड करने वाला, सबको ऐड कर रहे हैं। आप बताओ जरा क्या क्या प्राप्त होने वाला है, सबको ऐड करने जा रहे हैं हम। 5 हुए ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 होगा ना, चलिए बहुत अच्छा। आप बताओ ए पी वेक्टर और ए क्यू वेक्टर, ठीक है। ए पी वेक्टर ए क्यू वेक्टर ये रहा, अच्छा ए आर वेक्टर कहाँ है, ए आर वेक्टर ये रहा। पहले आराम से सबको ड्रॉ कर लेना है। फिर आर बी वेक्टर बोलो तो कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर। हो सर कितना सारा वेक्टर है। पी बी वेक्टर किधर है, पी बी वेक्टर इधर है, अच्छा। और क्यू बी वेक्टर कौन सा है, तो क्यू बी वेक्टर ये वाला है। आप देखो ध्यान से, ए पी वेक्टर में अगर पी बी वेक्टर ऐड कर दें, ए पी वेक्टर में अगर पी बी वेक्टर ऐड कर दें तो ये दोनों मिलके आपको नहीं लगता है कि ये ए बी वेक्टर हो जाएगा भैया, यस और नो, गुड। अच्छा, उसी तरह से ए क्यू वेक्टर में क्यू बी वेक्टर ऐड कर दिया जाए, ओहो, मतलब ए क्यू वेक्टर में क्यू बी वेक्टर ऐड कर दिया जाए, ए क्यू में क्यू बी वेक्टर, तो आपको लगता है ये भी दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, ए बी वेक्टर हो जाएंगे। बोलो यस और नो। अच्छा, और जरा इन दोनों वेक्टर पर विचार करो, ए आर वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर, आपको लगता है फिर से ये क्या बन जाएंगे, ए बी वेक्टर, यानी ये दोनों भी मिलके आपस में क्या बन जाएंगे, ए बी वेक्टर बन जाएंगे। अब सबको जोड़ दो, 3 ए बी वेक्टर मिला कि नहीं मिला भैया, मिला ना। चलिए अब हम कह रहे थे, अब सोच जरा, ये पॉइंट अगर पी पॉइंट, ये पी पॉइंट यहाँ ना हो कि यहाँ होता तो भी वही कहानी होता, ए पी वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर से ए बी प्राप्त होता। बोलो,
ये क्यू वेक्टर अंदर ना होके ये क्यू वेक्टर अगर बाहर होता तो आप बताओ ए क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर फिर से आपको यही प्राप्त होता कि नहीं प्राप्त होता, है ना। और अच्छा ये आर वेक्टर कहीं यहां होता यहां पर तो भी ए आर वेक्टर और आर वेक्टर फिर से क्या प्राप्त होता, ए बी वेक्टर प्राप्त होता। तो पॉइंट कहीं भी रहे क्या ही प्राप्त होना है आपको, हमेशा सबको जोड़ने पर 3ab वेक्टर प्राप्त होना है। ठीक, एकदम सिंपल, इसको नोट करिए। फिर एक सबसे बेसिक फॉर्मूला टाइप का एक एग्जांपल लेते हैं, इसको याद भी रखना है आपको, इनइक्वालिटी है, उसको रिमेंबर रखना है आपको, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक बेसिक सवाल है ना, इनइक्वालिटी पर, और इस चीज़ को आपको याद भी रखना है। ये ट्राइंगल से रिलेटेड इनइक्वालिटी है ना, रिमेंबर रखिएगा। कह रहा है कोई भी दो वेक्टर ए और बी है तो आपको साबित करना है कि ए और बी वेक्टर का जो सम होता है ना उसके इंडिविजुअल सम से छोटा होता है। दो वेक्टर को जोड़ने पर जो आएगा वो उसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड को ऐड करने से छोटा रहेगा, ये बात साबित करना है। आप जरा सोचो कैसे साबित करेंगे, देखिए ध्यान से। 3 सवाल हैं इसमें। पहला में कह रहा है कि अगर एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, ठीक, ये वेक्टर रहा बी वेक्टर, तो आप बताओ ए प्लस बी क्या होगा। तो सर आप कहोगे ये ट्राइंगल का सर तीसरा साइड होगा कि नहीं होगा, ये क्या होने वाला है, ट्राइंगल का तीसरा साइड। तो हम कहेंगे कि ए क्या है, वन साइड, फर्स्ट साइड जो भी है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहेंगे सेकंड साइड। और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो थर्ड साइड है। कौथी का हो, ट्राइंगल का, ठीक है ना। तो आप बताइए, हम लोग एक बेसिक बात जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है किससे, तीसरे साइड से। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा दो साइड का सम मतलब a प्लस बी का सम पक्का ये बड़ा होगा किससे, तो तीसरे साइड से। तीसरा साइड छोटा है दो साइड के सम से। देखो ध्यान से, तो ये क्या है, बेसिक ट्रायंगल का ही तो इनइक्वालिटी है। क्या 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 अप्लाई किया गया है, लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना, दी थर्ड साइड। समझ में आना। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, किसी भी दो साइड का सम a प्लस बी, दो गो साइड का जोड़ने पर हमेशा बड़ा रहेगा किससे, a प्लस बी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चूंकि ये ट्रायंगल के केस में ऐसा है, अगर ये नॉर्मल वेक्टर हैं तो यहाँ पर इक्वल साइन भी आ सकता है, मतलब वो बराबर भी हो सकते हैं, है ना, और वो बड़ा भी रह सकता है। ठीक है, अगर इक्वल रहेगा तो ये दोनों वेक्टर ए भी और बी वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं तो वेक्टर केस में आप यहाँ पर इक्वल लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है ए माइनस बी भी इन दोनों के सम से छोटा होगा। हम कह रहे हैं भैया जब जोड़ने पर छोट रह रहा है तो घटाने पर छोटा होगा ही, है ना। लेकिन ये बात कभी मत कीजिएगा, ये वेक्टर का केस है, कभी भी गलत हो सकता है। ये बात कैसे करेंगे उसको साबित बताइए, देखिए ध्यान से। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा सकता है, ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर को जोड़ने पर का मैग्नीट्यूड। तो सर अभी अभी हम लोग पढ़े कि इन दोनों वेक्टर का जो जोड़ने पर जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पक्का छोटा होगा किससे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। देखो तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि दो साइड के सम तीसरे से छोटा है ना, तीसरा साइड छोटा है दो वेक्टर के सम, दो साइड के सम से। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ किए हैं। देखिए तो एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होगा उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, ये तो है कि a माइनस बी है का मैग्नीट्यूड छोटा है किससे, a वेक्टर से, प्लस अच्छा क्या बताइए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो वही होगा जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यस और नो, क्योंकि माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, लेंथ तो सेम ही होगा उसका, है ना। तो देखिए तो ये तीसरा बात प्रूव हो गया कि दूसरा बात प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, राइट। चलिए उसी तरह से यहां प्रूव करना है a माइनस बी बड़ा होगा किससे, a और b के डिफरेंस से। ठीक है, कैसे साबित करेंगे बताइए।
देखिए ध्यान से, आप बताएं जरा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में अगर हम बी वेक्टर को ऐड कर दें, क्या ए माइनस बी वेक्टर में अगर हम बी वेक्टर को ऐड कर दें तो वापस से आपको ए वेक्टर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोच के देखिए, ए माइनस बी वेक्टर में हम अगर बी वेक्टर ऐड कर दें तो ये कट जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? ए वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। बात सही है? अब सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या चीज, यहां जो आप चीजें देख रहे हैं ये चीज, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डेफिनेटली इसका जो मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड बराबर किसके आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर। देखो ना ध्यान से, ये दोनों वेक्टर क्या हैं? इक्वल है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आप बताइए हमको, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, तो सर ये तो हमेशा छोटा रहने वाला है, किससे? तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। बोलो या सर ना? यानी हम कह सकते हैं अच्छा ए का मैग्नीट्यूड इज लेस देन किसका मैग्नीट्यूड? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसको जब ट्रांसफर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रहेगा, कर दो किससे? ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। और देखो तो ये वही नहीं है, हुआ ना? चलिए, तो आज हम अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कोई भी मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर या किसी वेक्टर के साथ, और भी आगे कंसेप्ट हम उसकी बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए GRC के वीडियोस। धन्यवाद।